गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। किसी को कुछ डाउट है? पिछली क्लास का कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? हाँ, तो मैं ही कुछ पूछ लेता हूँ अपने आप से, है ना। तो मैं ये पूछ लेता हूँ कि जो कल क्लास में बता रहा था, तो लास्ट वाला जो बताया था, उसमें था क्या, एक्सिस वाला था, है ना। एक अनाताक्ष से जो रोटेट होता है उसके बारे में, सिमेट्रिक करके जो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री था। सममिति का एकांतर अक्ष करके, सममिति का एकांतर अक्ष के बारे में मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा डिफाइन नहीं हो पाया होगा क्या तुम्हें। बाकी तुम लोग तो काफी समझदार लग रहे हो मुझे, जो तुम लोगों को एक बार में समझ आ चुका है। पर मुझे ये लगा कि जो 180 डिग्री पर रोटेट कर रहे थे वो कैसे रोटेट कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है करके, तो उसको मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि रोटेशन जो है वो कैसे होगा। तो मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें ये था एकांतर, सममिति का एकांतर, है ना, सममिति का एकांतर अक्ष। सममिति का जो एकांतर अक्ष था, थर्ड वाला था, उसमें ऐसा था कि ये जो CL है इधर था, ये CL, और ये वाला जो है CL इधर था, ठीक है। तो इसको हमें 180 डिग्री पर रोटेट करना था। 180 डिग्री, 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद में ये कैसा होगा, ऐसा था, है ना। तो देखो 180 डिग्री रोटेट करना मतलब ये कुछ ऐसा चीज है, ये जो चीज है वो ऐसा है, इनको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे रोटेट होके इधर चला जाएगा, है ना। इधर से चला जाएगा रोटेट होने के बाद में, ऐसे रोटेट करते हैं। यदि वो स्पष्ट नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल और भी बता देता हूँ, यहाँ पास ऐसे दो कार्बन हो और इधर क्लोरीन हो, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन हो, इधर हाइड्रोजन हो, इधर हाइड्रोजन हो, और इधर क्लोरीन हो, तो इसको 180 डिग्री जब रोटेट करेंगे तो कैसे रोटेट होगा, ये जाके ऐसे रोटेट होगा। तो ये वाला, अच्छा इसको मैं A कार्बन बोलूं, इसको मैं B कार्बन बोलूं, तो ये जाके जब ऐसे रोटेट होगा तो इधर जो कार्बन आएंगे ये वाला पहुंच जाएगा इधर, मतलब ये A हो जाएगा और ये वाला B हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ऐसे गया है तो ये क्लोरीन इनके साथ हो गया, ये वाला, ये हाइड्रोजन इनके साथ हो गया, और उसके बाद में ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इधर हो जाएगा और ये वाला क्लोरीन जो है वो ऐसे हो जाएगा। ये होता है 180 डिग्री का रोटेशन, 180 डिग्री का रोटेशन। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग देखोगे तब क्या होगा, ये जो चित्र जो बना हुआ है इधर जो है ज्यादा निकला हुआ है, वो ऐसे रोटेट होगा तो अब कुछ ऐसे बन जाएगा। हाँ देखो, ये जो चोंच इधर दिख रहा है वो इधर दिखने लगेगा, क्योंकि वो ऐसे 180 डिग्री रोटेट हुआ है। अब उसके साथ, इनके साथ में Cl जो है वो इधर जुड़ा हुआ है, तो ये इधर Cl करके दिखेगा, और उसके बाद में इनके साथ इधर Cl जुड़ा है तो ये Cl करके दिखने लगेगा। ये 180 डिग्री रोटेट हुआ है उसके बाद का चित्र है, ठीक है। अब ये चित्र जो है वो बुक में तुम लोगों को डिफरेंट दिख रहा होगा, है ना। तो बुक में डिफरेंट हुआ होगा तो बुक का तो काम ही है थोड़ा थोड़ा सा गलत गलत छापना, है ना। तो उन बातों का ध्यान रखना। तो 180 डिग्री का रोटेशन ऐसा होता है, यहाँ से स्पष्ट हुआ होगा कि 180 डिग्री कैसे रोटेट होगा। उसके बाद में 180 डिग्री रोटेट करने के बाद में इनका हम मिरर इमेज दिखाते हैं, मिरर इमेज दिखाएंगे। और मिरर इमेज हम, हाँ, मिरर को रखना कहाँ है ये भी इंपॉर्टेंट है। मिरर को हम इधर नहीं रखेंगे, मिरर को हम इधर नहीं रखेंगे, इसको प्रतिबिंब इधर नहीं बनाएंगे। मिरर को रखेंगे हम किसके, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर रखना है। जैसे इस अक्ष के कर रहे हैं तो इनका परपेंडिकुलर ये होगा, इनके लंबवत ये होंगे, तो मिरर को रखना है हमें ऐसा। यदि हम इस अक्ष के अकॉर्डिंग ऐसे रोटेट करेंगे तो मिरर को रखेंगे इधर, है ना। तो जिस अक्ष के अकॉर्डिंग हम रोटेट करेंगे उसके हम परपेंडिकुलर रखेंगे, उसके लंबवत रखेंगे। तो मिरर को हम रखेंगे कहाँ, इधर रखेंगे मिरर को। अब इधर मिरर को रखे तो इनका इमेज कैसे बनेगा, तो इमेज कैसे बनता है, जैसे ये कार्बन है, इधर क्लोरीन, हाइड्रोजन
और ये हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन, ठीक है। तो इनका जो मिरर इमेज यदि यहाँ से बनाऊंगा, मिरर इमेज बनाऊंगा तो जो पास में जो चीज रहती है वो मिरर में पास में ही दिखता है, ठीक है, और दूर का जो चीज रहता है ऐसे दूर में दिखता है। तो ये कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन, और ये हाइड्रोजन है तो यहीं पास हाइड्रोजन बन जाएगा, ये हाइड्रोजन है तो यहीं पास हाइड्रोजन, ये वाला क्लोरीन इधर और ये वाला क्लोरीन इधर, तो ये ऐसे पलट के बन जाता है, ठीक है। ये होता है मिरर इमेज, है ना, मिरर इमेज करके होता है ये। तो इसका भी हम मिरर इमेज बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, ये पास वाला जो है, अच्छा ये कैसे बनेगा, ये इधर की ओर ऐसे आएगा, हाँ इधर की ओर आ जाएगा, ये वाला जो है ऐसा है, ऐसे रोटेट होके इधर की ओर आया, और ये जो क्लोरीन है ये इधर की ओर आ रहा है, वो कुछ ऐसे दिख जाएगा तुम्हें, ये इधर की ओर दिख जाएगा, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है ऐसे दिख रहा है, वो ऐसे पलटेगा, इसे नीचे पलटाओगे तो वो नीचे की ओर आएगा, और किस में रहेगा, ये जो पास वाला है ये पास वाले में आएगा, ये कुछ ऐसे। आई बात क्या समझ में, मिरर इमेज में ऐसे बन, ये पास वाला जो है वो पास ही में रुकेगा, और ये जो दूर वाला है वो आके दूर वाले में, और ये इधर की ओर है तो ऐसे कर, ठीक है। तो ऐसे बनता है मिरर इमेज। अब हम देखेंगे इनके साथ देखेंगे कि यदि उनको 180 डिग्री रोटेट करने के बाद में, मिरर इमेज बनाने के बाद में जो फाइनली आया है वो यदि पहले के जैसा अध्यारोपित हो पाता है पहले में, देखो इसको उठा के इसमें रखेंगे तो ये भी ऐसा Cl है, ये भी ऐसा Cl है, ये ऐसा Cl है, ऐसा Cl है, उठा के यहाँ पास रखेंगे तो वो अध्यारोपित हो जाएगा, है ना। तो यदि अध्यारोपित हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं कि वो सममितीय का एकांतर अक्ष है करके, और यदि यही जो है वो नहीं हो पाता तो उसको बोलते हैं कि सममिति का एकांतर अक्ष नहीं है। तो ये जो डायग्राम है बीच में जो दिया है तुम्हारे बुक में, उसको चाहे तो तुम चेंज कर सकते हो कि वो ऐसा बनेगा, नहीं तो वो कंफ्यूजन पैदा करता है, वैसा जो डायग्राम दिया है ना वैसा नहीं होगा उसमें, ठीक। तो इसलिए मैं उसको क्लियर करने के लिए बता दिया हूँ। 398 नंबर पेज में एक और दिया है एग्जांपल, जस्ट उसके आगे में एक और एग्जांपल दिया है, वहां पास भी सेकंड वाले का जो डायग्राम है वो डिफरेंट होगा, जो ऐसा दे दिया है, उनका भी बता देता हूँ। वो एग्जांपल लिया है क्या चीज का, FHCl और HF, और ये है Cl और ये H। हाँ, इनका डायग्राम जो है वो ऐसा बना हुआ है, और हमें रोटेट करना है यहाँ से 180 डिग्री पर रोटेट करना है। तो देखो 180 डिग्री पर जब रोटेट करेंगे इसको 180 डिग्री पर, तो ये कैसे रोटेशन होता है, ये वाला उठ के ऐसे ऐसे यहाँ पास चला जाएगा, यहाँ पास चला जाएगा, मतलब मेरे अंगूठे के साइड क्या है, Cl वाला है, तो ये जो अंगूठे की तरफ जो है वो इधर चला जाएगा, तो Cl यहाँ हो जाएगा। तो इनका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये इस प्रकार से, और Cl वाला हो जाएगा यहाँ पास Cl, और ये H, ये हो जाएगा H और ये F, और उसके बाद में ये जो है पास में है ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला H और ये Cl, ये F और ये F, ये डायग्राम इनका ऐसा बनेगा। लेकिन बुक में ऐसा नहीं बना होगा, है ना, उसी को सुधारना है, यहाँ पास डिफरेंट बना होगा बुक। अब उसके बाद में क्या कहा मैंने कि इनको इस अक्ष के अकॉर्डिंग हम 180 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं, तो मिरर इमेज जो है उनके लंबवत नीचे की ओर दिखाएंगे, ये ऐसा है तो इनके लंबवत इधर, है ना। तो लंबवत नीचे यहाँ पास मिरर रखा है, तो देखो पास वाले का इमेज जो है वो पास में बनता है, पास वाले का इमेज जो है पास में बनता है, मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन सबसे पास है, तो ये वाला जो बनेगा इमेज वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। हाँ, ये जो क्लोरीन है वो ऊपर में तुम्हें दिखेगा यहीं पास क्लोरीन, और उसके बाद ये हाइड्रोजन है वो दिखेगा यहाँ पास, ये हाइड्रोजन ऊपर में तुम्हें दिखेगा यहीं पास, और ये F जो है वो यहीं पास दिखेगा। उसके बाद में ये भी ऐसा रोटेट, ये हाइड्रोजन पास में है इधर से मिरर के, ये भी पास में दिखेगा तुम्हें H, और ये Cl, और ये वाला ऐसा F और ये H, ठीक। इनका डायग्राम जो है वो ऐसा बनेगा। ऐसा बनने के बाद में इसको चुपचाप उठा के यदि यहाँ डालते हैं तो देखो H H F F Cl Cl H H FH FH HCl HCl, है ना। तो ये जो है वो इन पर अध्यारोपित हो जाएगा, मतलब ये दोनों जो है वो सेम है ना। तो इसको बोलते हैं ये सममिति का एक अनलाक्ष है। तो इस वाले डायग्राम को चेंज करने की जरूरत है तुमको,
पूरा कहाँ गलत है, यही बस तो गलत है, बुक का वही बस गलत है बोल रहा हूँ। हाँ, उसी को बस सुधारने की जरूरत है, बाकी ये दोनों तो ठीक है बुक का, है ना। तो ये इस प्रकार से होंगे। अब हम आज की आगे की टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक में है, मैं बता रहा था कि जो लैक्टिक अम्ल जो होते हैं, लैक्टिक अम्ल का यदि किसी ध्रुवण के थ्रू रोटेशन जो है वो राइट साइड में होता है, यदि रोटेशन जो है वो राइट साइड में होता है तो उसको हम बोलते हैं डी लैक्टिक अम्ल करके बोलते हैं, ठीक है, डी लैक्टिक अम्ल करके बोलेंगे। और यदि वो लेफ्ट तरफ रोटेट होता है तो उसको हम बोलते हैं एल लैक्टिक अम्ल करके बोलेंगे, एल लैक्टिक अम्ल करके बोलेंगे। और यदि वो किसी भी तरफ रोटेट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं डी एल करके बोलते हैं, डी एल लैक्टिक अम्ल। चलो इसके बारे में बात करते हैं अब क्या होगा, डी एल लैक्टिक अम्ल के बारे में बात करते हैं। इसका काम करना बेटा कांस्टेंट का काम, ठीक है, तो इसको याद रखना। ये क्या होता है, सीधी गैस की जो बच्ची आएगी ना उसको अंदर भेज देना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था डी लैक्टिक अम्ल और एल लैक्टिक अम्ल के बारे में बात कर रहा था, और डी एल लैक्टिक अम्ल के बारे में, ठीक। तो हाँ, तो ये है, इसको बताते हैं, ये जो रोटेशन है उनको और बता दो, सी एल एच। योगिता, अरे यार सॉरी 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 योगिता, अरे ये दूसरी योगिता है। चलो, तो मैं ये जो बात बता रहा था, अच्छा तुम भी एक बार देख लो ना इसको, ये जो पिछले क्लास का है ना उसके बारे में बता रहा था मैं, सममिति का एकांतर अक्ष करके, है ना। सममिति का एकांतर अक्ष में होता ये है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर रहता है, कोई भी स्ट्रक्चर रहता है, यदि उसको हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद में जिस एक्सिस के थ्रू हम रोटेट करते हैं, जैसे हम इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हैं, तो उनके परपेंडिकुलर, उसके लंबवत जो है एक मिरर लगाएंगे। उस मिरर लगाने के बाद में उसका जो प्रतिबिंब इमेज जो है वो यदि पहले वाले के जैसा सेम दिखता है, अध्यारोपित होता है, अध्यारोपित होने का मतलब इसको उठा के पूरा पूरा इसमें डाले तो वो छुप जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि इनके पास सममिति का एकांतर अक्ष है। अब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे देखो ये था H था और F था, ये Cl था और ये H था, और ये HCl है और ये F और H है ना। इसको मैं 180 डिग्री रोटेट किया हूँ, तो 180 डिग्री रोटेट ऐसे करता हूँ कि ये जो चीज है वो ऐसा है, जब 180 डिग्री रोटेट करूंगा 180 डिग्री तो रोटेट होके पूरा पूरा ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ की जो चीजें रहेंगी वो इधर चली जाएंगी, है ना, इधर चली जाएंगी। तो देखो इसमें भी रोटेशन होने के बाद में ये जो चीज था मेरा, ये अंगूठा की तरफ क्या था, Cl था, Cl था, वो रोटेट होने के बाद चला गया था इधर, ये Cl पहुंच गया, तो ये जो ClH था वो ClH हो गया है, ये HF था वो HF पहुंच गया है, ये HCl है वो HCl हो गया है, और ये FH जो है वो दूर चला गया है FH, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, और बुक में इसका डायग्राम गलत बना है, तो देख लो। फिर यहाँ पास ये मिरर लगा दिया, मिरर लगाने के बाद में क्या होता है, जो चीजें मिरर में पास में जो चीजें रहती है ना वो पास में दिखती है ना। तो ये Cl था, ये Cl हो गया, ये H था तो H था, Cl के बाद जस्ट H था तो Cl के बाद H है, H के बाद F था तो ये F दिखा, उसके बाद में यहाँ पास में F है तो ये F दिखा, और उसके बाद दूर में H है तो ये H है, और ये H और ये Cl, तो ये इनका मिरर इमेज बन गया। अब इस मिरर इमेज को उठा के यदि इनके ऊपर डालते हैं तो देखो डायग्राम भी वैसा ही बना हुआ है, और HF ClH तो HF ClH तो पूरा पूरा अध्यारोपित हो जाएगा। इसका मतलब इसके पास जो है वो सममिति का एकांतर अक्ष है, ये पिछली क्लास का है। अब आज जो बात करेंगे वो है डी लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का फार्मूला बताओ तो मुझे,
कोई बताएगा लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला? लैक्टिक एसिड, रुको सर देखने दो बुक में फिर बताते हैं। हाँ, इसका लैक्टिक एसिड का होता है फार्मूला CH3CHOH और COOH, ये होता है इसका फार्मूला। चलो, अरे ऐसे फार्मूले में तो याद नहीं है हमें, तो चलो ऐसे में याद है, कार्बन ये इधर CH3, इधर H और ये OH और इधर से COOH। हाँ ऐसा देखे थे तो ये याद है ना? ठीक, तो ऐसा रहता है, ये है लैक्टिक अम्ल का है। तो ये इसी में लैक्टिक अम्ल में हम इनकी 3 चीजें देखे थे। 3 चीजें के बारे में क्या था कि सबसे पहले मैंने एक प्लेन पोलराइज्ड के बारे में बात किया था, समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में बात किया था। जो लाइट जो होता है, लाइट होता है वो सभी दिशा में, सभी दिशा, इनके प्रकाश जो है वो सभी दिशाओं में जाते हैं, है ना? लाइट के जो प्रकाश है सभी दिशाओं में फैलते हैं, सभी दिशाओं में फैलते हैं। तो हम यहाँ पास किसी एक ही दिशा में ले जाने के लिए, ये प्रकाश को एक ही दिशा में ले जाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कल टॉर्च का एग्जांपल बताया था कि मुझे एक ही दिशा में फोकस करना है, तो टॉर्च के ऊपर में एक मिरर लगा रहता है जिनका काम क्या रहता है, बाकी प्रकाश को अभिसरित करना रहता है, जो एक ही दिशा पर फोकस करता है। वैसे ही जो गाड़ी की हेडलाइट होती है वो भी सामने की ओर एक ही दिशा में फोकस करता है, तो उसके पीछे एक कांच लगा रहता है। तो वो जो कांच रहता है वो निकोल प्रिज्म करके होता है। निकोल जो प्रिज्म करके होता है, इसमें से ये जो बाहर सभी डायरेक्शन में प्रकाश जाता रहता है, उनका रिफ्लेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। एक ही डायरेक्शन में होने के बाद में ये जो प्रकाश होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाते हैं। ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में न जाते हुए एक ही डायरेक्शन में जाता है, जिसको हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश करके बोलते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश जो है वो इस डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद में हमारे ऊपर रहता है कि हम वो जो समतल ध्रुवित प्रकाश रहता है उसको हम राइट साइड में रोटेट करना चाहें कि लेफ्ट साइड में रोटेट करना चाहें या किसी भी डायरेक्शन में रोटेट ना करना चाहें। तो हम इसमें फिर लगाते हैं एक ध्रुवक लगाते हैं, एक ध्रुवक लगाते हैं जिनका काम रहता है कि ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश रहता है उसको या तो राइट साइड में रोटेट कर देगा या तो लेफ्ट साइड में रोटेट कर देगा। यदि राइट साइड में रोटेट करता है तो हम उसको बोलते हैं डी करके बोलेंगे, या इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी करके बोलते हैं, है ना, या धनात्मक करके बोलते हैं। और एक जो होता है यदि वो लेफ्ट साइड में करता है तो उसको हम एल करके बोलते हैं। तो यदि इसी चीज हम लैक्टिक अम्ल में भी पढ़ेंगे, लैक्टिक अम्ल को यदि राइट साइड रोटेट कर देगा उसको डी लैक्टिक अम्ल करके बोल देंगे, यदि लेफ्ट साइड में रोटेट कर देगा तो उसको हम एल लैक्टिक अम्ल करके बोलेंगे। और उसके बाद में यदि दोनों दिशाओं में नहीं कर पाता है, किसी भी दिशा में नहीं कर पाता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, इससे गुजरने के बाद भी उसको हम डीएल करके बोलेंगे। तो ये हो जाएगा, ध्रुवक लगा दिए। ध्रुवक लगाने के बाद में ये जो है वो इस प्रकार से समतल ध्रुवित प्रकाश है वो कहीं ऐसे इस प्रकार से दिखने लग गए, ऐसे दिखने लग गए, मतलब ये हुआ है कि वो राइट साइड रोटेट हुआ है, तो इसको हम डी करके बोल देंगे, ठीक है, डी रोटेटरी करके बोल देंगे। यदि वो ऐसा कुछ दिखने लग जाता इसके अलावा वो ऐसा रोटेट होने, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ऐसा था वो इधर की ओर रोटेट हो चुका है, लेफ्ट ओर, तो इसको हम एल करके बोल देंगे। अब बात करते हैं, ये डी हो गया, डी लैक्टिक अम्ल को ऐसे ही समझ गए, राइट साइड रोटेशन और लेफ्ट साइड रोटेशन। अब उसके बाद में हम डीएल के बारे में बात करते हैं। डीएल का मतलब ये है कि हमने ये ध्रुवण के जगह में एक कंटेनर लिया है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, हमने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर लिया है और इसमें हम डाल दिए हैं, किसमें, डी टाइप के भी को डाल दिया है। डी टाइप के का काम क्या रहता है, वो हमेशा राइट साइड में रोटेट करने का काम करता है ना। अब इसी में हम एल टाइप के भी डाल चुके हैं, एल टाइप के भी, और हमारा ये जो प्रकाश है वो प्लेन पोलराइज्ड है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड है, ये एक ही दिशा में है, प्लेन पोलराइज्ड है। और हमने बाहर से क्या डाल दिया है, डी लैक्टिक अम्ल को डाल दिया है और एल को भी डाल दिया है। डी को जो डाले हैं उसका काम ये रहता है कि वो डी तरफ रोटेट होता है, तो ये इस प्रकाश को क्या करेगा, डी की ओर रोटेट करने की, मतलब राइट साइड में रोटेट करने का काम करेगा। और उसके साथ साथ तो एल भी डला हुआ है, तो एल क्या करेगा, ये राइट साइड रोटेट हुआ है उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड रोटेट करने की काम करेगा, है ना। लेफ्ट रोटेट करना, 45 डिग्री इधर रोटेट हो जाता है और वो उसी को 45 डिग्री वापस कर देता है, तो फिर वो तो ऐसे ही निकलेगा, प्रकाश जो है वो ऐसे ही निकलेगा, है ना। इसका काम क्या था, वो राइट साइड 45 डिग्री रोटेट कर दिया और वो उसको वापस 45 में वापस ला दिया, तो जैसा था वैसा निकलेगा। तो ये प्रकाश जो है यहाँ से गुजरने के बाद भी, इस ध्रुवक से गुजरने के बाद भी वो वैसा ही निकलेगा, तो इसको हम बोलते हैं डीएल लैक्टिक प्रोसेस करके बोलते हैं, ठीक है, ऐसा याद रहेगा। और इसी को रेशमिक करके भी बोलते हैं।
रेशेमिक मिश्रण करके बोलते हैं। और ये जो रेशेमिक मिश्रण के बारे में आगे और बताऊंगा। रेशेमिक मिश्रण का फाइनली क्या चीज समझे कि ये जो है वो एक्सटर्नल होता है, बाह्य परिवर्तक होते हैं। रेशेमिक मिश्रण जो होते हैं वो बाह्य परिवर्तक होते हैं, क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल चीज का यूज किया, हमने डी और एल टाइप को लाके यहाँ पास रखा है, इसका यूज किया है ना। इसमें से चेंजेस नहीं हुआ है, बाहरी चीज को लाके रखने के बाद चेंजेस हुआ, इसलिए इसमें जो परिवर्तन है उसको हम बाह्य परिवर्तन बोलते हैं। रेशेमिक मिश्रण जो है वो बाह्य परिवर्तन होते हैं। यहाँ से ये भी बात पता चल रहा है कि इसमें ये जो 50-50% हुआ है, हमने डी को भी 50% डाला है और एल को भी 50% डाला है, तो इसलिए वो क्या किया, डी जो है वो 50% इधर रोटेट किया, एल इधर 50% रोटेट किया, तो एकदम है ना। तो ये 50-50% होते हैं। रेशेमिक जो होते हैं एक मिश्रण होते हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर जो है वो 6वीं 7वीं क्लास में तुम लोग पढ़े थे, और उनके बारे में अभी मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तो ये एक मिक्सचर होता है, लेकिन एक और चीज आती है जिसको हम मिश्र यौगिक करके बोलते हैं, वो यौगिक होता है, न कि मिश्रण, है ना। तो इसमें रेशेमिक मिश्रण के बारे में क्या क्या जाने, 50-50% होता है और दोनों तरफ के होते हैं, और बाह्य एक्सटर्नल होते हैं, न कि आंतरिक। ठीक, ये तो रहा इनके बारे में। अब हम बात करते हैं टार्टरिक अम्ल में प्रकाशिक समावयवता के बारे में बात करते हैं। चलो, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला जान गए क्या? हाँ, एक बार बताओगे, बोलो। लो ना, बोलना रे। हाँ, अच्छा ऐसे बनाओ, ऐसा क्यों बनाऊं? हाँ, एक कार्बन बीच में डाल दिया, CH3H। हाँ हाँ, देखो इसी चीज को लिखते हैं, ये CH3 था, इसको मैंने पहले लिख दिया। फिर ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो कार्बन, इस कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो ये हाइड्रोजन, और इसी कार्बन के साथ ये OH भी कनेक्टेड है, तो ये OH, और इसी कार्बन के साथ ये भी कनेक्टेड है, तो COOH ऐसे लिखते हैं, है ना। CH3CHOH COOH। तो ये लैक्टिक अम्ल रहा। और कल की क्लास में हम टार्टरिक अम्ल के बारे में भी बता रहे थे। तो टार्टरिक अम्ल क्या होता है, ये लैक्टिक अम्ल का जो है डबल रहता है, लेकिन ये इसमें CH3 से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो डबल रहता है तो कुछ ऐसा रहता है, जैसे ये कार्बन और कार्बन के साथ कनेक्टेड हुआ, इनके साथ में एक हाइड्रोजन, इनके साथ में OH, और इनके साथ में COOH। ठीक, और इधर से भी ये हाइड्रोजन, इधर OH, और ये COOH ऐसी बताया था। तो इससे जो है सममिति का एक अक्ष मिल रहा था, जो इसको हम इधर की ओर ऐसे लाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाता है ना। तो ये है टार्टरिक अम्ल का फार्मूला, तो याद रहेगा टार्टरिक अम्ल का फार्मूला। चलो, अब इस टर्म में भी याद होने चाहिए, तो इस टर्म में याद होने चाहिए, तो कर लेते हैं। जहां पास दोनों में CH3 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है ना, ये CH3 नहीं दिख रहा है, तो अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, CHOH और COOH, इतना दिख रहा है एक में, तो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, CHOH COOH। तो ऐसा भी लिखा रहा है तो समझ जाना वो टार्टरिक अम्ल का है। ये टार्टरिक अम्ल में भी D और L टाइप के होते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल में पढ़ा है वैसे ही D और L टाइप के होंगे। चलो एक डायग्राम के थ्रू बता देते हैं इसको। CHOH COOH CHOH COOH, ये हो गया तुम्हारा। हाँ, ये इस प्रकार से दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये तीनों जो है वो टार्टरिक अम्ल ही है, टार्टरिक अम्ल है। तो इस टार्टरिक अम्ल में क्या होता है कि
ये जो है वो तुम्हारा है प्लस टार्टरिक अम्ल का है। प्लस टार्टरिक अम्ल बोलते हैं, या इसी को डेक्स्ट्रो करके बोलते हैं, या इसी को राइट साइड रोटेशन करके बोलते हैं, है ना, पॉजिटिव। ये वाला जो है वो तुम्हारा नेगेटिव टार्टरिक अम्ल है, नेगेटिव टार्टरिक अम्ल है, और इसको बोलते हैं मीसो रूप है इसका, मीसो कंपाउंड है, मीसो यौगिक है। और मीसो यौगिक को पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। हाँ, तो ये जो है वो प्लस का है, प्लस का है, इसका मतलब तुम लोग कभी ऐसे समझना, ये जो कार्बन रहेगा, इस कार्बन के साथ में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहेगा वो जनरली राइट साइड में रहेंगे, जनरली इस कार्बन के साथ जो जुड़ा है वो राइट साइड में रहेंगे, जनरली बोल रहा हूँ ना, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ। और इस कार्बन के यदि लेफ्ट साइड में है तो उसको हम नेगेटिव करके बोलेंगे जनरली। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो लेफ्ट में भी रहता है और उसको हम प्लस भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ये जो है वो बहुत और भी है, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, ये वाला और कार्बन है, इसके साथ में तो लेफ्ट में जुड़ा है, तो इसको डिसाइडिंग फैक्टर बोलेंगे कि इसको डिसाइडिंग फैक्टर बोलेंगे। यहाँ से डिसाइड करेंगे कि ये लेफ्ट में है कि यहाँ से। तो इस स्टार्टिंग को देखना, स्टार्ट वाला जो है जो इनके साथ कनेक्टेड है, पहला जो कार्बन है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अच्छा, तो अब इधर से भी पहला बोल सकते हैं, इधर से भी दूसरा बोल सकते हैं, ये भी बातें हैं, तो ऊपर से देख लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जनरली, वो जो है एक्चुअल में ये चीजें जो है वो किसी से डिसाइड नहीं होता, एक्चुअल में वो इस चीज से डिसाइड हुआ है कि कोई साइंटिस्ट जो है वो उसको एब्जॉर्ब किया है, प्रयोगशाला में वो चीज किया है, और उनके बाद में इनको बताया गया है बस। और इनका कोई तरीका नहीं है कि एकदम परफेक्ट जानने का कि ये डी ही होगा या ये एल ही होगा। तो इसलिए इनको तो जनरली इसको जब राइट साइड में रहे पहले वाले का, ऊपर वाले का, तो बोल देते हैं प्लस है करके, और ये जो है वो माइनस है करके, और उतना ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। बात है मीसो यौगिक का। मीसो यौगिक का कैसे जानेंगे, तो मीसो यौगिक जो होते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने रेसेमिक मिश्रण का बताया है, वैसे ही मीसो यौगिक में क्या होता है, ये एक यौगिक होता है। रेसेमिक वाला जो है वो बाह्य परिवर्तन था, और ये जो है वो आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। आंतरिक परिवर्तन होता है मतलब इसके इंटरनल पार्ट में ही कुछ ना कुछ होंगे, तो इंटरनल पार्ट में कुछ ना कुछ होंगे। और मीसो यौगिक के पास में दो असम्मित कार्बन परमाणु होता है, ठीक है, दो असम्मित कार्बन परमाणु। तो फाइनली असम्मित कार्बन परमाणु क्या होता है, असम्मित कार्बन परमाणु को पिछली क्लास में बताए थे, क्या होता है, क्या होता है असम्मित कार्बन परमाणु किसको बोलते हैं? एक कार्बन से हाँ, एक कार्बन से, एक कार्बन से दूसरे कार्बन में आगे कुछ डिफरेंट डिफरेंट ठीक ठीक, सब समझ गया मैं। हाँ, तो एक कार्बन के साथ में जो जो जुड़े रहते हैं परमाणु या अणु जो जुड़े रहते हैं वो सभी डिफरेंट होते हैं, ये उनके बोलने का मतलब था। हाँ, तो चलो ठीक है, थैंक यू। तो ये जो कार्बन है उनके साथ कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो उनके साथ में 4 चीजें जो है वो कनेक्टेड रहेगी। जो 4 चीजें कनेक्टेड है वो चारों डिफरेंट होने चाहिए। तो ये जो कार्बन है इनके साथ में COOH जुड़ा हुआ है, कहीं पास और COOH है क्या, नहीं, है ना। फिर ये OH के साथ जुड़ा है, H के साथ जुड़ा है, और ये जो है वो CHOH COOH के साथ, ये टोटल इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो सभी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये एक कार्बन असम्मित कार्बन परमाणु हो गया। इसके जब देखते हैं तो इनके साथ में H जुड़ा है, इनके साथ में OH जुड़ा है, इनके साथ में ये जुड़ा है, उनके बाद में ये टोटल टर्म्स जुड़ा हुआ है, तो सभी चारों फिर डिफरेंट है, तो ये भी असम्मित कार्बन परमाणु है। इसको बोलते हैं कि किसी कार्बन परमाणु के साथ चारों जो चीजें जुड़ती है वो सभी डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसको हम असम्मित कार्बन परमाणु बोलते हैं। और ये जो मिसो यौगिक है उनके साथ में दो दो असम्मित कार्बन परमाणु तो होंगे ही, एक में हम नहीं बता सकते, ठीक। तो मिसो जो होता है वो इंटरनल होता है ना, जैसे उन रेसेमिक जो होता है वो एक्सटर्नल परिवर्तन होता है, तो ये इंटरनल होता है। तो इंटरनल में कैसे जानेंगे, तो इंटरनल में होता ये है, और इसमें जो रोटेशन जो है ना तो प्लस की ओर होगा ना तो माइनस की ओर होगा, ये जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब होता ये है कि देखो, ये जो चीज है उसके रोटेशन को हम रोटेट कर रहे हैं कि ये जो है वो लेफ्ट साइड रोटेट होगा कि राइट साइड रोटेट होगा। तो रोटेशन का जो प्रोसेस है वो RS नाम पद्धति के अकॉर्डिंग है, RS नाम पद्धति अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो RS नाम पद्धति के अकॉर्डिंग है, थोड़ी देर बाद क्या भी बता देता हूँ। तो इसमें ऐसा करना रहता है कि जो एटम्स जो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सबसे बड़े होते हैं, जो एटॉमिक नंबर बड़े होते हैं उनको पहला नाम दिया जाता है। उसके बाद उनके एटॉमिक नंबर जिनका कम है उनको दूसरा नाम दिया जाता है, उनके तीसरे हैं तो कम है। तो चलो बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन,
किसको पहला नाम दें, किनका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है? क्लोरीन का 17 होता है ना, तो क्लोरीन को पहला नाम देंगे। उसके बाद किसका परमाणु क्रमांक? फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 होता है, इसको सेकंड नाम देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन, तो इसको हम तीसरा नाम देंगे। तो ऐसे हम नामकरण करते हैं। ठीक, तो चलो बात करते हैं भाई। ये है आरएस नामकरण पद्धति के अकॉर्डिंग है, उनको नामकरण करते हैं। और उसके बाद में, अब ये तो हो गया नंबरिंग करने का। नंबरिंग करने के बाद में जो लास्ट में चौथा नंबर जिसको मिलता है उसको छोड़ दिया जाता है। चौथा नंबर जिसको मिलता है उसको छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद में 1 2 3 को रोटेट करके देखते हैं कि वो राइट साइड रोटेट हो रहा है कि लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज हो कि एंटी क्लॉकवाइज। चलो बात करते हैं। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में डायरेक्टली O जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली C जुड़ा हुआ है। ये देख लो, डायरेक्टली C जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली H जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली C जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नंबरिंग किसको पहला करें? पहला जो है सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका होता है? O का होता है, C का होता है, हाइड्रोजन का होता है या C का होता है? तो ये कार्बन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होता है, ऐसा तुम लोग सेकेंड ईयर की क्लास में आने के बाद भी बोल रहे हो। हाँ, तो चलो कोई और? O, C, H और C, किसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हाँ, ये हुई ना बात। तो मुझे लगता है तुम लोगों को 12th में एडमिशन या 11th में एडमिशन लेना पड़े। अच्छा, 11th से स्टार्ट होता है, 11th में एडमिशन लेना पड़े। हाँ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसको हम नंबरिंग करेंगे 1, है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो यहाँ पास कार्बन है, यहाँ पास भी कार्बन है। अब किसको पहला दें? तो जिसको पहला देंगे, जैसे ये COOH है, ऐसा कुछ रहा, तो सबसे पहले जिनके साथ कनेक्टेड है उनको देखें। अरे इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, नहीं डिसाइड कर पाएंगे। इधर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद वाले को देखेंगे, ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, अरे नहीं बोल सकते कुछ भी। फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सेम सेम हो रहा है, नहीं बोल सकते। फिर देखेंगे कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है? इसका 17 होता है, इसका 1 होता है, मतलब इसको पहले नंबरिंग करेंगे। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो, ये C है, C के साथ में जस्ट देखेंगे क्या है? ऑक्सीजन है ना। तो इधर भी देख ले, C के साथ में ऑक्सीजन है, तब भी नहीं डिसाइड कर पाए। उसके बाद फिर ऑक्सीजन है, अब उसके बाद में देखें तो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। ठीक, या तो फिर इसको ऐसा भी कर सकते थे, ये C के बाद में ये H है, C के बाद में H है, ये C के बाद में O है, तो O का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली नंबरिंग इसको ज्यादा मिलेगा। इनका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन की अपेक्षा, या इस हाइड्रोजन की अपेक्षा बोलो, तो नंबरिंग इसको मिलेगा दूसरा नंबर। ठीक है, इसको दूसरा नंबर मिला, और इनको अब मिलेगा तीसरा नंबर मिलेगा इस कार्बन को, है ना। और इसके बाद ये हाइड्रोजन बचा, उसको मिलेगा चौथा नंबर। ठीक, तो चौथा नंबर मिला, तो मैं इसको बताया हूं तुम लोगों को कि ये जिनको चौथा नंबर मिलेगा उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद में देखेंगे पहला कहाँ है। ये पहले से इधर गया दूसरे की ओर, पहले से दूसरे की ओर जा रहा है, और दूसरे से जा रहा है तीसरे की ओर, ऐसा। मतलब ये कैसे रोटेट हो रहा है? ऐसे रोटेट हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, ठीक, अच्छी बात। अब देखते हैं इस कार्बन के अकॉर्डिंग सबको नंबरिंग करते हैं। इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन वाले को पहला नाम दे दिए, इसको हम पहला नाम दे दिए। उसके बाद में या तो इसको कार्बन को या इस कार्बन, तो इसके साथ ऑक्सीजन है तो इनको हम दूसरा नाम देंगे, इसको हम तीसरा ही नाम देंगे, और इसको हम देंगे चौथा नाम। तो ये चौथे वाले को तो छोड़ देते हैं, फिर पहले से स्टार्ट करेंगे, पहले के बाद में आएंगे दूसरे में, आएंगे दूसरे के बाद में तीसरे में जाएंगे, तो ये अब ऐसा रोटेशन होने लग गया है। समझ आया? राइट साइड रोटेशन होने लग गया, तो राइट साइड रोटेट हो रहा है और ये वाला लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है। तो वो जितना लेफ्ट तरफ रोटेट होता है उतना ये राइट तरफ रोटेट होता है, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और किसी और भी रोटेट नहीं हो पाता, है ना। क्या हुआ? एक बार एक बार और बता, और एक बार और हाँ, बता। इसे निशान हाँ, एक बार और बता देते हैं। चल, आरएस नाम पद्धति के बारे में। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके साथ COOH जुड़ा है, इनके साथ में COOH जुड़ा हुआ है, इनके साथ OH जुड़ा है, इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
और इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इनके साथ OH जुड़ा हुआ है। ठीक, ये इस प्रकार से है। तो इनको ये जो कार्बन है और इनके साथ में 1 2 3 4 चीज जुड़ी हुई है। अब उसको हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करना है तो सबसे पहले देखते हैं, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन। सबका ज्यादा परमाणु क्रमांक होता है ऑक्सीजन का, तो इसको हम दे दिए पहला नाम। उसके बाद में आते हैं तो कार्बन का होता है, तो या तो ये कार्बन दूसरा नंबर मिलेगा या तो इस कार्बन को दूसरा नंबर मिलेगा। इस कार्बन के साथ में डायरेक्ट ऑक्सीजन है और इस कार्बन के बाद में जस्ट हाइड्रोजन है ना। या ऐसा भी लोग है कि इस कार्बन के साथ में ये, जनरली इसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, CHOH करके, है ना। दूसरा नंबर में तो हाइड्रोजन ही हुआ, तो इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, तो नंबर किसको मिलेगा? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कम होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तो इसको नंबर मिलेगा दूसरा नंबर। इसको दूसरा नंबर मिल गया, उसके बाद में इसको मिलेगा तीसरा नंबर, और उसके बाद में ये हाइड्रोजन है तो इसको मिल गया चौथा नंबर। ठीक है, चौथे नंबर को तो छोड़ देते हैं। फिर रोटेशन किधर से होगा करके पहला नंबरिंग किए रहेंगे, वहां से जाएंगे, पहले से इधर जाए कि इधर जाए। तो इधर 2 है तो 2 की ओर जाएंगे, है ना। इधर तो 3 की ओर डायरेक्ट नहीं आएंगे, तो 2 की ओर गए, 2 की ओर गए, उसके बाद में फिर 2 से 3 की ओर गए, 3 की ओर गए, ये 3 है। तो ये रोटेशन जो है वो कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना। एंटी क्लॉकवाइज करके रोटेशन हो रहा है, तो इसको तुम समझ गए। अब उसके बाद में देखते हैं, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में देखते हैं, इनको फिर पहला नंबर मिलेगा और COO वाले को इसको दूसरा नंबर मिलेगा, और इस कार्बन को मिलेगा तीसरा नंबर मिलेगा, और इनको मिलेगा चौथा नंबर। फिर इसको छोड़ दिए तो ये पहले से दूसरे की ओर आए, ये दूसरे की ओर आए, दूसरे से तीसरे की ओर गए, तो ये इस प्रकार से, और ये ऐसे चलता रहेगा, मतलब कि क्लॉकवाइज होता रहेगा। तो ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये वाला जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एक दूसरे के प्रभाव को वो नष्ट कर देंगे। तो इसका जो मिसो यौगिक होगा वो होता है, देखो आंतरिक गुणों में परिवर्तन कर रहा है, आंतरिक रोटेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं आंतरिक परिवर्तन करता है मिसो यौगिक। और इसमें ना ही ज्यादा डी की ओर झुकाव होता है, ना ही एल की ओर, तो जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक, तो ये होता है मीसो टार्टरिक अम्ल करके होता है। ठीक, तो इनके बारे में मैं 3 बातें बताया हूं, और इसी में एक और बताते हैं, DL अथवा रेशमिक टार्टरिक अम्ल। इसी में यदि रेशमिक टार्टरिक अम्ल रहता है तो वो एग्जांपल से बताया हूं ना, कंटेनर के एग्जांपल से, वो वैसे ही रहेगा, है ना। तो उसमें बाह्य चीजें मिलानी पड़ेंगी, डी को और एल को। क्या सर इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? इनका डेफिनेशन कैसे देंगे? हाँ, इनका तुम्हें डेफिनेशन नहीं देना पड़ेगा, इन्हें इसमें तुम्हें पहचानने पड़ेंगे, है ना। डी टार्टरिक अम्ल या एल टार्टरिक अम्ल करके, तो चलो डेफिनेशन के रूप में बताते हैं। डी टार्टरिक अम्ल उस टार्टरिक अम्ल को बोलेंगे जो प्लेन पोलराइज्ड, मतलब कि समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिण ओर रोटेट कर दे, है ना, राइट साइड रोटेट कर दे, तो उसको हम बोलेंगे डी टार्टरिक अम्ल बोलेंगे। और उनका हम एक एग्जांपल यहाँ पर जो लिखा था उसको लिख देंगे। अब जनरली तुम्हें तो समझ नहीं आएगा कि जो किरण है वो राइट साइड रोटेट हुआ है कि लेफ्ट साइड, क्योंकि तुम्हारे पास तो लैब अभी फिलहाल नहीं है और तुम्हें दिखेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो निकोल प्रिज्म भी नहीं है। तो उसको जनरली देख के कैसे जानोगे कि उनके जो पहला वाला कार्बन रहेगा ना, वो उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहेगा वो राइट साइड में रहेगा। ठीक है, ऐसे जान लेंगे। ठीक, और नहीं तो याद करना पड़ेगा। हाँ, तो डेफिनेशन ये हुआ कि यदि वो प्लेन को, समतल ध्रुवित प्रकाश को राइट साइड रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं डी टार्टरिक अम्ल। और यदि किसी टार्टरिक अम्ल को यदि वो लेफ्ट तरफ रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं एल टार्टरिक अम्ल। और जब मीसो यौगिक जो होता है वो होता है आंतरिक परिवर्तन होता है। इसमें मीसो यौगिक में सबसे पहली बात तो 2 असममित कार्बन परमाणु होंगे। दूसरी बात कि ये जो है आंतरिक परिवर्तन करता है, और आंतरिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम कैसे जानेंगे? नंबरिंग के थ्रू जानेंगे, है ना। तो डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, डेफिनेशन में ये है कि मीसो यौगिक में सबसे पहली बात तो 2 असममित कार्बन परमाणु होने चाहिए और एक आंतरिक परिवर्तन होने चाहिए, है ना, आंतरिक परिवर्तन होने चाहिए। और रोटेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, अक्रिय होंगे ना, बिल्कुल क्रिया नहीं किया, वो राइट साइड नहीं हुआ ना लेफ्ट साइड नहीं हुआ, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो 3 बातें बताना है किसमें? मीसो यौगिक के लिए। पहली बात क्या है कि 2 असममित कार्बन परमाणु होने चाहिए, और दूसरी बात ये है कि उसमें आंतरिक परिवर्तन होने चाहिए, और तीसरी बात ये है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होने चाहिए,
है ना, प्रकाशिक अक्रिय होने चाहिए, सक्रिय नहीं होने चाहिए। सक्रिय होगा भी नहीं वो, क्योंकि वो तो लेफ्ट तरफ रोटेट कर रहा है, राइट तरफ रोटेट कर रहा है, दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगा, है ना। तो ये है मीसो यौगिक में डेफिनेशन, और दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, बस हो गया। ठीक, तो अब बात करते हैं, रेशमिक वाला भी हो गया, अब आगे है प्रतिबिंबी रूप है, प्रतिबिंबी रूप, एनेंसमर्स। प्रतिबिंबी रूप किसको बोलते हैं, है ना। ठीक, प्रतिबिंबी रूप, तो प्रतिबिंबी रूप ये होगा कि ऐसी यौगिक के जोड़े जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं एवं एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंबी रूप। फाइनली क्या कहा, ऐसे यौगिक के जोड़े, जोड़े मतलब उनके साथ में कुछ न चीज रहने चाहिए जिनके हम प्रतिबिंब निकाल पाए, है ना। तो प्रतिबिंबी रूप क्या होता है कि ऐसी यौगिक के जोड़े जिनका दर्पण प्रतिबिंब जो है वो विद्यमान होने चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब विद्यमान होने चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब तो होने चाहिए, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब को अध्यारोपित नहीं कर पाने चाहिए। इसको हम बोलते हैं, ऐसे यौगिकों को बोलते हैं प्रतिबिंबीय रूप करके बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल से, हम लैक्टिक अम्ल के एग्जाम्पल से दिखाते हैं, लैक्टिक अम्ल के एग्जाम्पल से दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बन, इधर हो गया हमारा OH, और इधर हो गया हमारा H, और ये हो गया हमारा CH3, और ये हो गया COOH करके हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार के हैं। इनका हम दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में होता यह है कि दर्पण की जो चीज पास में रहता है वो इधर रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो पास में ही रहता है। तो OH जो है वो यहीं पास दिखेगा, तो ये कार्बन है, इधर दिखेगा क्या चीज, OH दिखेगा, और CH3 भी यहीं पास दिखेगा, और ये H जो है वो इधर आ जाएगा H, और ये COOH जो है वो यहाँ पास हो गया। तो इसको हम बोलते हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पास विद्यमान है, दर्पण प्रतिबिंब विद्यमान है। अब यदि इसको उठा के ऐसे यहाँ पास रखूं तो क्या होगा, ये OH जो है वो लेफ्ट साइड में है, वो लेफ्ट साइड में जाएगा, इधर की ओर आएगा OH, तो क्या इधर OH है, नहीं है, इसका मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, ये वाला इमेज जो है वो इस इमेज का प्रतिबिंबीय रूप है। आया समझ में, प्रतिबिंबी रूप के लिए क्या बोले हैं कि ऐसे यौगिकों के जोड़े जिनका दर्पण प्रतिबिंब विद्यमान हो लेकिन वो एक दूसरे पर अध्यारोपित ना होते हो, तो ऐसे को बोलते हैं प्रतिबिंबी रूप। ठीक है, डेफिनेशन ऐसी आएगा 1 नंबर में, इनको ऐसी बनाना। इसी में एक और एग्जांपल बताते हैं, टेट्रोस का एग्जांपल बताते हैं। CH2OH, ठीक। हाँ, इनका देखते हैं मिरर इमेज कैसे बनेगा जी। चलो बताओ, तो यहाँ पास CHO रहेगा, यहाँ C रहेगा, इधर क्या रहेगा, हाँ OH रहेगा। ये पास में है मिरर के पास में जो रहता है वो पास में दिखता है कार्बन, तो ये OH करके दिखेगा, इधर हाइड्रोजन और इधर CH2OH करके दिखेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्रोस करके बोलते हैं, इसका नाम है टेट्रोस, याद रख लेना कुछ टेट्रोस करके है। अच्छा, इसी में एक और दूसरा चीज बताते हैं, इसी में ये कुछ ऐसा रहता, CHOC और OH, HCHOH और CH2OH, इनका प्रतिबिंब बताना, प्रतिबिंबी रूप। तो CHO और ये C, इधर क्या होगा, H होगा, इधर OH होगा, इधर C होगा, और इधर क्या होगा, OH होगा, और इधर H होगा, और इधर
CH2OH करके। इसको मैं बोल देता हूँ ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोगों को समझ आ रहा होगा प्रतिबिंबी रूप में कि ये इनका मिरर इमेज यहाँ पास मिल पा रहा है, मिरर इमेज मिल पा रहा है। देखो इसको हम ऐसे करेंगे तो इनके ऊपर आ जाएगा मिरर इमेज, लेकिन इसको जैसे उठा के यहाँ पास डालेंगे तो क्या वो पीछे वाला पूरा छुप जाएगा? नहीं छुप पाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में OH है और इसके लेफ्ट साइड में H है, तो वो नहीं छुप पाएगा, है ना, या अध्यारोपित नहीं हो पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये प्रतिबिंबी रूप है। कौन कौन सा? इसका प्रतिबिंब रूप ये है, इनका प्रतिबिंब रूप ये है, और इनका प्रतिबिंब रूप जो है वो ये है। ठीक है, आपस में दिख रहा है, देखो ये H है तो मिरर इमेज इधर से H मिल चुका है, और इसको ला के ऐसे अध्यारोपित करते हैं तो यहाँ OH है और इधर H है, तो अध्यारोपित नहीं हो पाएगा। तो ये इनका प्रतिबिंबी रूप है। अब इसी में बात करते हैं अप्रतिबिंबीय रूप की बात करते हैं। अप्रतिबिंबी रूप क्या होगा कि अप्रतिबिंबी रूप जो है वो होंगे जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, वो अप्रतिबिंबी रूप कहलाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। तो हमने 4 चीज लिए हैं, पहला चीज, दूसरा चीज, तीसरा चीज और चौथा चीज। अब इसी में डिसाइड करके बताने हैं तुम लोगों को कि ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, तो इनका दर्पण प्रतिबिंब क्या ये नहीं है ना, ये वाला इसका दर्पण प्रतिबिंब है क्या? इधर राइट साइड में OH है तो उधर लेफ्ट साइड में OH होना चाहिए। OH है क्या? नहीं है। मतलब ये दोनों जो है आपस में दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है, इसका मतलब ये अप्रतिबिंबी रूप है। ठीक, अप्रतिबिंबी रूप है। वैसे ही ये दोनों भी एक दूसरे के अप्रतिबिंबी रूप है, जिनका प्रतिबिंब ना बने, दर्पण प्रतिबिंब ना। आई बात क्या समझ में? ठीक, चाहे तो इनके साथ भी कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया है, पहले का तीसरे के साथ किया है, पहला और तीसरा ये जो है वो अप्रतिबिंबी रूप है, और पहला और चौथा को भी बोल सकते हैं, पहला और चौथा भी अप्रतिबिंबी रूप है ना। वैसे ही दूसरा और तीसरा जो है वो अप्रतिबिंब, दूसरा और तीसरा भी अप्रतिबिंबी रूप है, और दूसरा और चौथा भी अप्रतिबिंबी रूप है। ठीक है, और पहले के साथ में तो प्रतिबिंब बनता ही है उसका। आया समझ में? हाँ, तुम्हें देखो क्या है, दूसरे का प्रतिबिंब कौन है? पहला है, तो पहला है और वो तो खुद है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी दूसरे के साथ तो वो प्रतिबिंब रूप नहीं बनाएगा, तीसरे के साथ और चौथे के साथ बस। तो ये देखो दूसरा वाला जो है तीसरे और चौथे के साथ नहीं बनाया, वैसे पहले वाला भी। तो ये इस प्रकार से स्पष्ट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, थ्रियो एवं एरिथ्रो अप्रतिबिंब रूप करके होता है। थ्रियो एवं एरिथ्रो, डायग्राम मुझे मिटाना नहीं था। हाँ, थ्रियो एवं एरिथ्रो अप्रतिबिंब क्या होता है कि ऐसे यौगिक के दो समान समूह जब एक ही तरफ होते हैं तो इन्हें एरिथ्रो पूर्व लग्न से तथा विपरीत दिशा में होने से थ्रियो पूर्व लग्न के संकेतन के रूप में रखते हैं। तो यही ये जो टेट्रोस का भी मैं एग्जांपल लिखा था, CHO CC और इधर H, इधर OH, इधर H और इधर OH और इधर है CH2OH। तो इसमें देखना ये हाइड्रोजन जो है वो इसमें दोनों जो है वो एक ही तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं एरिथ्रो करके बोलते हैं। यदि यही चीज ऐसा लिखा रहता CHOC और ये C और इधर H और इधर OH और ये हो जाता OH और ये होता H और ये CH2OH, है ना। तो देखो इसमें हाइड्रोजन एक ही तरफ है और इधर जो है हाइड्रोजन है, इधर OH है, तो ये डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं थ्रियो रूप करके बोलेंगे, और ये जो हो जाएगा एरिथ्रो रूप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन से जो भी जुड़े हैं वो यदि सेम चीज है तो इसको एरिथ्रो करके बोलेंगे, और सेम नहीं है तो इसको थ्रियो रूप करके बोलेंगे, अप्रतिबिंबी रूप में। बस इसमें इतना ही था। मिसोयौगिक के बारे में बताए थे। चलो एक बार और कर देते हैं मिसोयौगिक के जो बताए थे उसको।
मिश्र यौगिक का एग्जांपल मैं लिख देता हूँ COOH CHOH। अच्छा इसमें Cl ले लिया है, Cl इधर कार्बन और ये है HCl और COOH। हाँ तो इसमें सबसे पहली बात मैं क्या बोला हूँ कि इसमें 2 असम्मित कार्बन परमाणु होना चाहिए। 2 असम्मित कार्बन परमाणु, तो देखो ये कार्बन परमाणु के साथ क्लोरीन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, COOH जुड़ा है और C समथिंग जुड़ा है, इतना सारा कुछ, मतलब सभी डिफरेंट है, मतलब असम्मित कार्बन परमाणु। इसमें भी सेम वही चीज है, तो असम्मित कार्बन परमाणु। दूसरी बात ये बोला था मैं कि आंतरिक परिवर्तन होने चाहिए। आंतरिक परिवर्तन होना का मतलब क्या है कि देखो चलो अब नंबरिंग करेंगे तो बताना इस कार्बन के साथ में 1 2 3 और ये 4 चीजें जुड़ी हुई है, तो इनका हम नंबरिंग करेंगे। तो पहला नंबर किसको दें? बहुत अच्छी बात। हाँ तो तुम लोग ये जान लिया करो कि जो तुम्हारे मन में पहला आंसर आए वो आंसर हमेशा गलत रहता है, तो इसलिए दूसरा आंसर दिया करो। हाँ तो किसी ने क्या कहा कार्बन को करके, तो कार्बन को क्यों नंबरिंग करेंगे? क्लोरीन है ना, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो क्लोरीन को पहला नंबरिंग करेंगे। तो ये हो गया पहला। और दूसरा नंबरिंग किसको करें? तो दूसरा नंबरिंग के लिए ये कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो दोनों सेम हो गया, इधर ऑक्सीजन है और इधर हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इनको हम देंगे दूसरा नाम, है ना। और तीसरा नाम जो रहेगा वो इस कार्बन को मिल जाएगा और चौथा मिलेगा इस हाइड्रोजन को। ठीक है, इस हाइड्रोजन को मिल गया। वैसे ही इसमें नंबरिंग करेंगे तो अच्छा, तो इसका रोटेशन देख लेते हैं। इनका रोटेशन जो हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। फिर इसमें पहला नंबरिंग कर दिए, दूसरा नंबरिंग कर दिए, इसको तीसरा नंबरिंग कर दिए, इसको चौथा नंबरिंग कर दिए। चौथे को तो छोड़ देते हैं, पहले को देखें तो इधर से राइट क्लॉकवाइज हो गया। तो इसका मतलब ये मिसो यौगिक के गुण को प्रति कर रहा है। और भी है। तीसरी बात ये था कि वो जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो दिख ही रहा है क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं। अब चौथी बात इसमें और है कि एक दूसरे पर वो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो देख लो यहाँ पास H है, यहाँ पास Cl है, यहाँ पास H है, यहाँ पास Cl है। यहाँ से मैं ऐसे मिरर लगाऊंगा, यहाँ से मिरर लगाऊंगा, तो ये चीजें जो है वो ऐसे ही दिखेंगे, रिफ्लेक्ट होके। तो पास वाली चीज पास में और ये दूर वाली चीज दूर में, COOH। तो इस प्रकार से इनके दर्पण प्रतिबिंब दिख जाएंगे और इसको बोलते हैं मिसो यौगिक बोलते हैं, मिसो यौगिक। उसके बाद में है एपीमर करके है, एपीमर या एती आ के मर, है ना, एती मर ओती मत मर। तो ये एपीमर है। एपीमर किसको बोलते हैं? हाँ, एपीमर जो होते हैं वो ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें एक से अधिक कीरेल कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है। एक से अधिक कीरेल कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है, लेकिन वे किसी एक कार्बन पर के विन्यास में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ऐसी होती है। हाँ तो क्या कहा मैंने? एपीमर, एपीमर करके ना बोलना। हाँ, एपीमर क्या होता है कि एक से अधिक कीरेल कार्बन परमाणु होते हैं। कीरेल कार्बन परमाणु का मतलब समझते हो? किरेलिटी बताया था। कीरेल कार्बन परमाणु क्या होता है? हाँ, जिसमें क्या अध्यारोपित ना हो। जिसमें अध्यारोपित नहीं हो पाता है तो उसको हम कीरेल करके बोलते हैं, जो अध्यारोपित हो पाता है उसको हम अकीरेल है करके बोलते हैं। जैसे एग्जांपल बताया था, लेफ्ट हैंड का दस्ताना है। लेफ्ट हैंड के दस्ताने को हम राइट हैंड में नहीं पहन सकते क्योंकि अंगूठा वाला पार्ट जो है वो निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि हाँ इसमें कीरेलिटी बचा हुआ है, ये अध्यारोपित नहीं हो पा रहा। लेकिन लेफ्ट पैर के मोजा को हम राइट पैर में पहन लेते हैं, है ना, तो वो होती है कि वो अकीरेल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो चलो एपीमर जो होते हैं इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये इस प्रकार से कार्बन से जुड़ा रहेगा। और उसके बाद में CHO, इधर से HOH और ये OH, इसका नाम जानते हो क्या? ये क्या चीज है?
1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन वाली चीजें कुछ जानते हो क्या? 6 कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 ऑक्सीजन और कितने? 7 हो गए क्या? सही है क्या? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन। क्या है इसका नाम? ग्लूकोज। ग्लूकोज। हाइड्रोजन कितने होंगे? 12 होंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे 2 है। हाँ, मेरे से दिव्य दृष्टि की जरूरत है। तो C6H12O6 को बोलते हैं ग्लूकोज। और डिसाइडिंग फैक्टर ये कार्बन, कार्बन के राइट साइड में क्या है? हाँ, ये कार्बन बोल रहे हैं, हाँ हाँ मैं एल्कोहलिक हूँ, तो OH है ना, OH है, तो इसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज करके, है ना। नामकरण में बता रहा था मैं, डी बोलते हैं और एल बोलते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर। तो इसमें ये होता है एपीमर। क्या होता है एपीमर में? बहुत सारे कीरेल कार्बन परमाणु होंगे। तो ये देख लो, 1 2 3 4 दिख रहा है, चार ठोक। बहुत सारे हैं, मतलब मोर देन 1 है, मोर देन 2 है, ऐसा बोला जा सकता है। तो बहुत सारे कीरेल कार्बन परमाणु होंगे, एक बात। दूसरी बात कि बहुत सारे कीरेल कार्बन परमाणु होंगे, उसमें से किसी एक कार्बन परमाणु पर, हो सकता है 2 3 हो सकते हैं, लेकिन किसी एक कार्बन परमाणु पर ये जो चीजें हैं, जैसे इधर हाइड्रोक्सिल राइट साइड में है, जैसे इनमें बाकी जगह हाइड्रोजन 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 करके दिखा, ये देखो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 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 करके दिखा, तो एक ये है उसमें दिख रहा है कि वो राइट साइड में है हाइड्रोजन जो है। तो किसी एक की स्थिति जो है वो बदली हुई रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एपीमर है ना। और सभी जो है वो हाइड्रोजन 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 रहता है, इधर हाइड्रोक्सिल 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 रहता है, तो इसको बोलते हैं कि इनमें मोर देन 1 कीरेल कार्बन परमाणु तो है, लेकिन ये एपीमर नहीं है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई या डेफिनेशन क्या हुआ कि इसमें मोर देन 1 कीरेल कार्बन परमाणु होने चाहिए, और साथ साथ किसी एक कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। डिफरेंट, जैसे ये वाला जो है वो अपना डिफरेंट बता रहा है कि यहाँ पास हाइड्रोक्सिल डाल दिया है, इसमें तीनों में हाइड्रोजन 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 था। ठीक, ये हो गया तुम्हारा एपीमर के बारे में। बुक में और भी एग्जांपल दिए हैं, जिसमें 2 ठोक में ऐसा कर दिया गया है। यहाँ पास एक दूसरा एग्जांपल है OH और इधर H, है ना। तो इसमें देखना ये कुछ इस प्रकार की स्थिति है, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, इनको, कि ये जो है 2 पोजीशन पर OH OH करके लेफ्ट में दिख रहा है, और 2 पोजीशन पर इधर लेफ्ट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब कि स्थिति चेंजेस है, तो इसको एपीमर करके बोलेंगे। तो ये भी है एपीमर के एग्जांपल है, और ये काम करने की जो प्रोसेस होती है उसको एपीमरीकरण करके बोलते हैं, एपीमरीकरण, है ना। रेशमिक मिश्रण के बारे में बताए थे। रेशमिक मिश्रण क्या होता है? 50% डी में चेंजेस होता है और 50% एल में चेंजेस होता है। और रेशमिक मिश्रण होता कैसे है? कोई प्रकाश रहता है, वो सभी तरफ जाता रहता है, उसको हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, तो समतल ध्रुवित प्रकाश में आता है। उसके बाद में एक बीकर रखते हैं या कंटेनर रखते हैं, जिसमें हम डी टाइप के और एल टाइप के दोनों को डाल देते हैं, और उसके बाद जो निकलता है वो भी समतल ही रहता है, तो इसको हम बोलते हैं रेशमिकरण की प्रोसेस बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो रेशमिक मिश्रण और मिसो यौगिक में अंतर करके आता है एग्जाम में ना। तो रेशमिक मिश्रण और मिसो यौगिक में अंतर बॉक्स में दिया है 407 नंबर पेज में। तो रेशमिक मिश्रण में क्या होता है? डी और एल रूपों का सम आणविक मिश्रण होता है। रेशमिक जो होता है उसको हम समान अनुपात में लेते हैं 50-50%, तो एल और डी तरफ दोनों के समाणविक मिश्रण होते हैं। लेकिन मिसो यौगिक जो होता है वो मिश्रण नहीं होता है, वो तो एक यौगिक होता है ना, एक यौगिक होता है जो विशिष्ट विन्यास के कारण अणु सम्मित होता है, यह केवल एक यौगिक ही होता है ना। तो ये डालोगे उस एग्जांपल में। दूसरी बात है कि रेशमिक मिश्रण जो होता है वो ध्रुवण अघूर्णकता बाह्य प्रतिकारक के कारण होता है। उसमें ध्रुवण अघूर्णकता मतलब नहीं घूम पाता है, तो उसका कारण क्या आता है? बाह्य प्रतिकारक होता है, जिसमें हम बाहरी चीज डालते हैं, जबकि उसमें आंतरिक प्रतिकारक होता है मिसो यौगिक में। तीसरी बात है कि रेशमिक मिश्रण जो है वो डी व एल रूपों का मिश्रण होता है, अतः इन्हें विशेष विधियों द्वारा ध्रुवण घूर्णक रूपों में वियोजित किया जा सकता है। उसको घुमाने के लिए वो क्या होता है? मिश्रण होता है, तो उसको किसी दूसरे तरीके से, या ऐसा कर सकते हैं कि वो 50% डाले रहते हैं, उसमें मात्रा को बढ़ा दें तो वो घूम जाएगा, है ना। तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मिसो यौगिक जो होता है वो केवल एक यौगिक होता है, अतः इसका डी एवं एल रूपों में वियोजन नहीं किया जा सकता है।
है ना। तो ये तीन उनके अंतर हैं जो याद रख लेना, ये क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद में है विन्यास, है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है? विन्यास जो होती है वो किसी अणु के विभिन्न परमाणुओं या परमाणु समूहों की त्रिविम में व्यवस्था होती है। विन्यास जो होता है वो त्रिविम आकाश में एक व्यवस्था ही होती है। तो क्या बोलेंगे कि किसी अणु के कोई अणु है जिनके परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो किसी अणु के विभिन्न परमाणुओं के त्रिविम आकाश में एक विन्यास होता है। हाँ, नहीं, एक व्यवस्था होती है जिसको हम विन्यास बोलते हैं। याद रहेगा, विन्यास क्या है? किसी अणु के विभिन्न परमाणुओं के त्रिविम आकाश में एक व्यवस्था, है ना। किसी अणु के विभिन्न परमाणुओं के त्रिविम आकाश में एक व्यवस्था होती है जिसको हम विन्यास बोलते हैं। ठीक, तो ये विन्यास हो गया। डीएल नामकरण पद्धति है। डीएल नामकरण पद्धति में होते हैं डिसाइडिंग फैक्टर जो होते हैं डीएल नामकरण पद्धति में, वो ये पहला वाला कार्बन होता है। इसमें यदि राइट साइड में होते हैं, जनरली जब राइट साइड में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डी करके बोलते हैं। यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में रहे तो उसको हम बोलते हैं एल होते हैं। लेकिन जनरली हमेशा हर जगह नहीं होता है, उसको प्रयोग करके पता लगाया गया है बस। ठीक है, तो ये है डीएल नामकरण पद्धति। और उसके बाद में है डीएल नामकरण पद्धति भी हो गया, और उसके बाद में है आरएस नामकरण पद्धति है। आरएस नामकरण पद्धति के बारे में अभी कुछ देर पहले बताया हूं मैं कि सबसे पहले उसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 करके नंबरिंग करते हैं, है ना। तो नंबरिंग इस क्रम में करते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है उनको पहले नंबर दिया जाता है और बाकी को उसी ऑर्डर में। यदि दो सेम चीज हुए तो उनके साथ जो संलग्न चीजें रहती हैं उनके अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग किया जाता है। इनके साथ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो इसको पहले नाम देंगे, उसके बाद में इसको दूसरा नाम देंगे, है ना। तीसरी बात यह है कि इसमें जो चौथा जो रहता है उस चीज को हम हटा देते हैं और उनका रोटेशन जो है वो 1 2 3 के आधार पे किया जाता है कि वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। यदि उनका रोटेशन जो है वो राइट क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसको हम आर करके बोलते हैं, और यदि उनका रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसको हम एस करके नाम देते हैं। तो आर और एस नाम देते हैं, इसका मतलब क्या भाई? फॉर एग्जांपल यदि वो ग्लूकोज का रहे या इसके अलावा और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ब्यूटेनॉल का हो, ठीक है, ब्यूटेनॉल का हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर ब्यूटेनॉल करके बोलेंगे। और देखो कुछ दवाइयां जब तुम लोग मेडिसिन वगैरह देखोगे ना, उसमें कुछ ऐसा लिखा रहता है, आर करके लिखा रहता है, या डी ग्लूकोज डी ऐसे करके होता है ना। हाँ, ग्लूकोन डी करके बोलते हैं। हाँ, तो डी है मतलब वो वही है ना, ऐसा रोटेशन वाला। तो आर जो आर ब्यूटेनॉल, हाँ क्या, हाँ हाँ हाँ, एनर्जी को पूरा करने के लिए उसको सब्स्टिट्यूशन के रूप में लेते हैं, है ना। हाँ, तो ये है आर ब्यूटेनॉल करके नाम है, इसका मतलब इसका रोटेशन राइट साइड में है, और एस ब्यूटेनॉल है, इसका मतलब इनका रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है ब्यूटेनॉल करके। तो वही नाम से पहले आर लगता है और एस लगता है। तो मैंने आज की क्लास में तुम लोगों को ये सब चीजें बताए हैं। ये इनको हम जो नंबरिंग करते हैं ना उनको अनुक्रम नियम करके भी आता है। एग्जाम में आया तो तुम लोगों को घुमाने के लिए दे दिया जाएगा कि सीक्वेंशियल रूल क्या है करके आ जाएगा। सीक्वेंशियल रूल या अनुक्रम नियम क्या है? अनुक्रम नियम, तो अनुक्रम मतलब समझ जाना कि नंबरिंग करना, क्रमवार जमाना। तो ये आर एस वाले को बोलते हैं अनुक्रम नियम, और अनुक्रम नियम में ये 3 बातें लिख देना, ठीक है। इनके उसके बाद है, हाँ, अब है फीसर प्रक्षेप सूत्र है तथा आर एस संकेतन है, जिसके बारे में कल पढ़ेंगे, है ना। फीसर वाला है और एक जो है वो नाव वाला है। तो नाव में बैठ के फिशिंग करेंगे, मछली पकड़ेंगे, है ना। तो उनके बारे में है कल पढ़ेंगे इनके बारे में। तो आज के लिए इतना रहा। मैंने एरिथ्रो बताया, थ्रियो बताया, और वो सब चीजें याद होनी चाहिए। वीडियो लेक्चर को एक बार और देख सकते हो यदि कंफ्यूजन होता है तो, है ना। बाकी तैयारी जारी रखो। सर हाँ हाँ, नोट्स। हेलो, हाँ, बोलो। बुक हाँ, बताओ ना सर, बोलो ना कौन जी। सा बुक पढ़ते हो आप? 1 मिनट, रिकॉर्डिंग बंद किए हो?